नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कपिल सिक्का। स्वागत है आपका स्टडी आई क्यू एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे। आज हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स फॉर प्रीलिम्स 2021 अप्रैल से लेके जुलाई मंथ तक के। यहाँ पे कंप्लीट करंट अफेयर्स का कवरेज होगा अप्रैल से जुलाई मंथ तक का। जैसे कि आपने देखा, हमने पहले पॉलिटी और इकोनॉमी का कंप्लीट कवरेज किया है। इसी के साथ हम ये दो सीरीज पैरेलल चलाएंगे, एक अप्रैल से जुलाई मंथ तक का और एक प्रीवियस ईयर के करंट अफेयर्स। तो अगर आप स्टडी आईक्यू पे हमसे जुड़ना चाहते हैं तो विभिन्न माध्यमों से हमसे जुड़ सकते हैं। मेरी सारी वीडियोस यहाँ पे आती रहेंगी। जितने भी पीडीएफ्स मेरी क्लासेस के होते हैं वो आप @कपिल लाइव से डाउनलोड कर सकते हैं। आप मुझे @कपिल सिक्का पे भी फॉलो कर सकते हैं। पहले मैं कुछ सीरीज़ के बारे में बता दूं। ये सीरीज़ जो अगले 15 दिन में ख़त्म कर दी जाएगी। कॉम्प्रिहेंसिव करंट अफेयर्स यहाँ पे होगा इस पूरे मंथ में, अगस्त के पूरे मंथ में प्रीलिम्स के लिए 2021 के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं सारे सेक्शंस के, वो सब इस चैनल पे कवर किए जाएंगे। आपको बस इस चैनल को ज्वाइन करके रखना है, सब्सक्राइब करके रखना है। और अगर आप इस चैनल पर हमारी हेल्प करना चाहते हैं, अगर आप कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन करना चाहते हैं, तो आप ये मंथली सब्सक्रिप्शन भी यहाँ से बाय कर सकते हैं। मंथली सब्सक्रिप्शन के बेनिफिट्स जैसे कि आपको बैजेस मिलेंगे, आपको कमेंट करने का यहाँ पे अपॉर्चुनिटी रहेगी। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं सिर्फ मंथली एक छोटे से अमाउंट के सब्सक्रिप्शन के साथ। शुरू करते हैं पॉलिटी और गवर्नेंस से। जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वही कवर करेंगे, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले देखेंगे ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। ये मैकेनिज्म जो है, इसको नीति आयोग काफ़ी ज़्यादा फोर्स कर रही है, नीति आयोग काफ़ी ज़्यादा प्रेशराइज कर रही है कि इस तरह की चीज़ें जो हैं होनी चाहिए, क्योंकि ये ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन अगर हो जाता है तो कोर्ट्स पे से बर्डन कम हो जाएगा। ये भारत में पहला अपने तरह का ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म होगा। इसके लिए एक हैंडबुक जो है वो नीति आयोग ने लॉन्च कर दी है। अब यहाँ पे देखो, रेजोल्यूशन क्या होता है। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का मतलब आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट। अगर बहुत सरल शब्दों में आपने समझना है कि कोर्ट जाने की ज़रूरत नहीं है, कोर्ट के बाहर ही एक सेटलमेंट कर लेना, इसको हम कहते हैं डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। और जब ये डिस्प्यूट रेजोल्यूशन ऑनलाइन माध्यम से होगा, ऑनलाइन मीडियम से होगा, तो हम इसको बोल देंगे ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। तो यहाँ पे आउटसाइड द कोर्ट ये रेजोल्यूशन हो जाएगा। ये बेसिकली स्मॉल और मीडियम वैल्यू केसेस के लिए, बहुत ज़्यादा अगर वेट नहीं है केस का, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैटर नहीं है, सिविल केस है, तो ऐसे में ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन जो है वो कर लिया जाएगा। यहाँ पे डिजिटल टेक्नोलॉजी और टेक्निक्स का भरपूर योग होगा और इसकी वजह से उपयोग होगा, और इसकी वजह से जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है वो हो जाएगा। अब यहाँ पे नेगोशिएशन कराया जाएगा, मीडिएशन कराया जाएगा, आर्बिट्रेशन कराया जाएगा। दो पार्टीज़ के बीच में नेगोशिएशन होगा, मीडिएशन होगा, सुलह कराई जाएगी, या आर्बिट्रेशन फाइनल एक अवार्ड दिया जाएगा। इस पूरे मैकेनिज्म को करने के लिए इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाएगा, और इंटरनेट के थ्रू ये ओडीआर का मैकेनिज्म जो है ये सक्सेसफुल होगा। अगर हम बात करें ओडीआर की, तो ओडीआर अगर हम बात करें डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की, तो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन आपको अपने कॉन्स्टिट्यूशन में भी मिलता है, एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल। यहाँ पे क्लियर मेंशन है कि जो जस्टिस है वो सबको मिलनी चाहिए। तो ये डिस्प्यूट रेजोल्यूशन उसी का एक पार्ट है। अभी हम देखते हैं कि ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन किस किस तरह से भारत में चल रहा है। ई कोर्ट मिशन प्रोजेक्ट है, यहाँ पे ई कमिटीज़ बनाई गई हैं जो टेक्नोलॉजी और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कर रही हैं, इंडियन जुडिशरी को ऑनलाइन ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, और इंडियन जुडिशरी का जो डिलीवरी प्रोसेस है, जस्टिस डिलीवरी प्रोसेस है, उसे यहाँ पे फास्ट किया जा रहा है। क्योंकि हमें पता है जस्टिस जितनी फास्ट होगी उतना बेटर देश के लिए रहेगा। जैसा हम हमेशा पढ़ते आते हैं, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। साथ ही साथ आपने देखा ई लोक अदालत का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। कोविड-19 पेंडेमिक था, कोर्ट्स बंद थे, फिजिकल हियरिंग्स नहीं हो रही थी, ऐसे में ई लोक अदालत जो हैं वो लगाई गई, वो कंडक्ट की गई। अभी ई लोक अदालत से क्या बेनिफिट है, देखो, एक तरह से इम्पिटस मिल जाता है, बेनिफिट मिल जाता है यहाँ पे कोर्ट की डेली फंक्शनिंग को। कोर्ट जो है वो डेली हर तरह से काम कर पाता है, डिस्पाइट ऑफ कोई भी आप कहें कि फिजिकल हियरिंग नहीं हो पा रही है, लोग कोर्ट नहीं जा पा रहे हैं, फिर भी ऑनलाइन के माध्यम से, ऑनलाइन के मीडियम से कोर्ट जो है यहाँ पे काम कर पा रहे हैं। अब यहाँ पे आपने देखा होगा बहुत सारी ई लोक अदालत भी लगती हैं अक्रॉस द स्टेट्स, और ये ई लोक अदालत जो है वो सारा का सारा जो कोर्ट का प्रोसीजर है उसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, यानी इंटरनेट के साथ चला रही है। देश में अगर आपसे पूछा जाए कि पहली ई लोक अदालत कहाँ ऑर्गेनाइज की गई थी, तो पहली ई लोक अदालत जो है वो छत्तीसगढ़ में ऑर्गेनाइज की गई थी। तो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं यहाँ पे ई लोक अदालत के लिए। अब ओडीआर में आप देखेंगे वर्चुअल कोर्ट्स भी आए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो वर्चुअल कोर्ट्स हैं वो बेसिकली यहाँ पे वर्क करते रहें। जैसे भी आप देख रहे हैं, ट्रैफिक चालान हो जाता है, चेक बाउंसिंग केस हो जाते हैं, मतलब ऐसे केसेस जिसमें बहुत ज़्यादा लंबे समय तक केस नहीं खींचना होता, बहुत ज़्यादा लंबे समय तक हियरिंग नहीं होनी होती, देन एंड देयर वो केस जो है रिजॉल्व हो जाता है। ऐसे केसेस को वर्चुअल कोर्ट्स के थ्रू सॉल्व किया जा रहा है। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने रिकमेंडेशन किया है कि ऐसे केसेस को ऑनलाइन ले जाएं और इस सिंपल केसेस को हम ऑनलाइन ही रिजॉल्व करें। साथ ही साथ आप देखेंगे आरबीआई की जो ऑनलाइन
डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पॉलिसी है, डिजिटल पेमेंट्स पे वो भी स्टैब्लिश कर दी गई है। अब नंदन नीलेकानी ने एक हाई लेवल कमिटी बनाई थी जिसमें डिजिटल पेमेंट्स को बेटर करने के लिए टू टेयर्ड ओडीआर सिस्टम को स्टैब्लिश करने की बात की थी। मतलब अगर ऑनलाइन पेमेंट्स में कोई भी क्राइसिस आता है, कोई भी इश्यूज आते हैं, तो वो जो कंप्लेंट्स हैं उनको इस ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म से हैंडल कर लिया जाए। तो ये सारे बेनिफिट्स यहाँ पे आपको ओडीआर के दिखेंगे। साथ ही साथ एक हमारी ड्राफ्ट नेशनल ई कॉमर्स पॉलिसी अभी पेंडिंग है। ये पॉलिसी जो है इलेक्ट्रॉनिक ग्रीवांस की बात करती है। अगर किसी को भी कोई कंपनसेशन चाहिए, कोई भी डिस्प्यूट है ई कॉमर्स से, अगर आपका कोई डिस्प्यूट आ रहा है तो आप उसको ऑनलाइन रिजॉल्व कर पाते हैं इस पूरे मैकेनिज्म के साथ। पहले हम एक बात ये भी समझ लेते हैं कि इसके बेनिफिट्स क्या क्या होंगे। देखो, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ओडीआर हमेशा कॉस्ट इफेक्टिव होगा, लोगों को ज़्यादा पैसा नहीं खर्च करना होगा, कन्वीनियंट होगा, क्विक होगा, रेजोल्यूशन जो होगा केसेस का एकदम टाइमली होगा, एक्सेस होगा जस्टिस को, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जस्टिस को एक्सेस कर पाएंगे, कोई भी बायसनेस नहीं होगा कि ये पर्सन नहीं एक्सेस कर पा रहा, वो नहीं एक्सेस कर पा रहा, तो हर तरह का बायस जो है यहाँ से खत्म हो जाएगा। साथ ही साथ आप देखेंगे जो सोसाइटी की लीगल हेल्थ है वो इम्प्रूव होगी, जो ट्रांसफॉर्मेशन है लीगल इश्यूज़ का वो ऑलमोस्ट बेटर होगा, लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसका एक्सेस ले पाएंगे। स्ट्रक्चरल चैलेंजेस जितने भी आते हैं कोर्ट जाने के, कोर्ट के सेटअप में, आपने देखा है कि कोर्ट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा, अगर हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स की बात करें तो रेंट्स पे चल रहे हैं, रेंटल बिल्डिंग से चल रहे हैं, यानी कोर्ट के पास अपनी प्रीमाइसेस भी नहीं है। तो ये सारी चीज़ें ज़रूरत नहीं पड़ेंगी यहाँ पे, ओडीआर के थ्रू जो प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व हो जाएगी। डिजिटल लिटरेसी, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी प्रॉब्लम्स भी यहाँ पे रिजॉल्व हो जाएंगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि ओडीआर बहुत सिंपल है, आपको ओडीआर करने के लिए काफ़ी चैलेंजेस भी फेस करने पड़ेंगे। देखो, देश में डिजिटल लिटरेसी की काफ़ी कमी है, अभी भी लोग डिजिटली लिटरेट नहीं है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। आप भी देखेंगे कि हमने कोविड के टाइम पे देखा, स्कूल्स जब ऑनलाइन गए तो बहुत सारे लोग जो हैं वो स्कूल्स एक्सेस नहीं कर पाए, क्योंकि उनके पास या तो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, मोबाइल फ़ोन नहीं था, या फिर मोबाइल नेटवर्क के काफ़ी इश्यूज़ रहते थे। विलेजेस के बाहर जाके उनको क्लासेस एक्सेस करनी पड़ती थी, पेड़ पे चढ़ के पढ़ना पड़ता था। तो ये सारी चीज़ें जो है एक चैलेंज बन जाएंगी डिजिटल कोर्ट्स के लिए। जेंडर डिवाइड हमने देखा है कि एक तो ऑलरेडी हमारे यहाँ जो वुमेन हैं वो काफ़ी ज़्यादा, आप कहेंगे कि उनको बहुत सारे सोशल टेबूज से जूझना पड़ता है, सोशल इश्यूज से, पेट्रियार्की से जूझना पड़ता है। और ऐसे में जब बात आती है डिजिटल एक्सेस की तो कहा जाता है केवल 17% वुमेन ही डिजिटली एक्सेस, मतलब वो डिजिटल टेक्नोलॉजी को एक्सेस कर सकती हैं। तो अभी भी काफ़ी लंबा जो एक कॉम्पोजिशन है वुमेन का वो डिजिटल टेक्नोलॉजी से बाहर है। तो एक्सेसिबिलिटी का एक बड़ा इशू है, अवेयरनेस नहीं है लोगों को, और प्राइवेसी और कॉन्फिडेंशियलिटी के कंसर्न्स हैं कि सब कुछ ऑनलाइन चला जाएगा तो ऐसा ना हो कि हमारा जो डेटा वगैरह है, जो भी हमारा केस है वो सब लीक हो जाए और हम ठीक से काम, या जो हमारा जो रिजोल्यूशन है वो प्रॉपरली ना हो पाए। अब यहाँ पे एक चीज़ और हमें समझने की ज़रूरत है कि ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन क्या है। देखो, ओडीआर की बात हुई तो एडीआर समझना भी नेसेसरी है। ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कहता है जब आप कोर्ट के अलावा किसी और थर्ड पार्टी से, किसी थर्ड ऑर्गेनाइजेशन से अपने डिस्प्यूट को सेटल कराते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको लिटिगेशन नहीं करना पड़ता, कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं काटने पड़ते। आर्बिट्रेशन से, मीडिएशन से और नेगोशिएशन से डिस्प्यूट जो है दो पार्टीज के बीच में रिजॉल्व हो जाता है। जब कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं काटने पड़ते तो लेस कॉस्टली होता है और बहुत फास्ट होता है, एक्सपीडिशियस होता है, जल्दी जल्दी आपका काम हो जाता है। ऐसे में क्या होगा कि लिटिगेशन से बचते हैं तो काफ़ी ज़्यादा आप समझेंगे कि आपका जो पैसा भी बचता है, आपका समय भी बचता है। यूजुअली क्या होता है, जैसे लेबर डिस्प्यूट्स हैं, डिवोर्स एक्शंस हैं, पर्सनल इंजरी क्लेम्स हैं, इंश्योरेंस क्लेम्स हैं, ट्रैफिक चलान क्लेम्स हैं, ये सारे के सारे आप एडीआर के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं बिना कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़े। अब यहाँ पे देखिए, सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है कि यहाँ पे कोई एडवर्सियल लिटिगेशन नहीं होता। ठीक है, कोलैबोरेटिव मेथड होता है, दोनों पार्टीज एक दूसरे की बात अपने आमने सामने रख पाती हैं, दोनों एक दूसरे के साथ मीडिएट कर पाती हैं और नेगोशिएट कर पाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कोर्ट कचहरी का चक्कर नहीं होता, तारीख पे तारीख वाला चक्कर नहीं होता, क्रॉस काउंटर क्लेम्स नहीं आते। सिंपल सी बात है, दो लोग टेबल पे बैठते हैं और अपने डिस्प्यूट को रिजॉल्व कर लेते हैं किसी थर्ड पार्टी की हेल्प से। अब वो थर्ड पार्टी मीडिएटर हो सकती है, नेगोशिएटर हो सकते हैं, कोई भी ऐसा पर्सन या कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे हो सकती है। यहाँ पे कोर्ट से बचने के लिए, कोर्ट से आप बाहर रहते हैं और साथ ही साथ बेटर सॉल्यूशंस जो हैं केस के आ पाते हैं। तो कुछ टर्म्स हम डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के यहाँ समझ लेते हैं जो हमसे यूपीएससी में प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला चीज़ है आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन का मतलब एक तरह का इनफॉर्मल ट्रायल, बिना कोर्ट जाए आपका जब केस रिजॉल्व हो जाए, इनफॉर्मल ट्रायल हो जाए तो उसे हम आर्बिट्रेशन कहते हैं। आर्बिट्रेशन देखो बाइंडिंग भी हो सकता है, नॉन बाइंडिंग भी हो सकता है। अगर आप चाहें, अगर वो बाइंडिंग डिसीजन है, अगर रूलिंग पार्टी कहती है कि जो भी इस लेटर से
हम किसी नेगोशिएटर के पास जाते हैं, किसी आर्बिट्रेटर के पास जाते हैं और हम पहले से ही कह देते हैं कि जो भी डिसाइड करेगा वो हमारे पे बाइंडिंग है, तो फिर वो जजमेंट जो होगी वो हम पे बाइंडिंग होगी। अगर हम उसको नहीं अग्री करते हैं तो हम पे नॉन बाइंडिंग होगी। ठीक है, तो यहाँ पे बाइंडिंग नॉन बाइंडिंग दोनों तरह की आर्बिट्रेशन हो सकती है। जबकि आप देखेंगे जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स जो होते हैं, जुडिशियल जो डिसीजंस होते हैं वो हमेशा बाइंडिंग होते हैं। आर्बिट्रेटर कौन होता है? आर्बिट्रेटर एक वो इम्पार्शियल पर्सन होता है जो बिना पार्शियलिटी से केस को सॉल्व करता है। हियरिंग का मतलब जहाँ पे आप अपने आर्ग्यूमेंट्स प्रेजेंट कर पाएं। मीडिएशन का मतलब जहाँ पे एक मीडिएटर के थ्रू, ठीक है, बिचौलिए के थ्रू हम कहेंगे आप अपनी प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर पाएं। दो पार्टीज जो हैं वो अपनी प्रॉब्लम को किसी मिडिलमैन के थ्रू सॉल्व कर पाएं तो उसे हम कहेंगे मीडिएशन। यूजुअली कहा जाता है कि मीडिएशन जो है वो नॉन बाइंडिंग नेचर का होता है। आर्बिट्रेशन हमेशा बाइंडिंग या नॉन बाइंडिंग दोनों हो सकते हैं, लेकिन मीडिएशन की हम बात करें तो मीडिएशन हमेशा नॉन बाइंडिंग नेचर का ही रहेगा। नेक्स्ट जो टॉपिक हमें करना है वो करना है रेगुलेशन ऑफ टेम्पल्स। तो सबसे पहली चीज़ है, देखो बहुत सारे स्टेट्स, अगर हम उत्तराखंड की बात करें, हम बात करें तमिलनाडु की, तो बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं जो टेम्पल्स को रेगुलेट करना चाह रहे हैं। इनफैक्ट अभी फ्री टेम्पल मूवमेंट भी चल रहा है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि कैसे रेगुलेशन ऑफ टेम्पल्स होता है और क्या इसके रेपरकशंस हैं। अब आप देखेंगे कि मूवमेंट चला है फ्री हिंदू टेम्पल्स फ्रॉम स्टेट कंट्रोल। यहाँ पे आपने देखा जो नई गवर्नमेंट आई थी तमिलनाडु में, उसके अगेंस्ट भी काफ़ी आया था कि आप टेम्पल्स को फ्री करो। यहाँ पे टेम्पल्स जो है हिंदू रिलीजियस चैरिटेबल एंडोमेंट लॉज से हटा देने चाहिए। ठीक है, ये जो है टेम्पल्स जो है वो लोकल लोगों के कंट्रोल में आ जानी चाहिए, मेहनत लोगों के कंट्रोल में आ जाने चाहिए। तो यहाँ पे हम देखें कि जो स्टेट कंट्रोल है, जो प्रैक्टिस है स्टेट कंट्रोल की, वो बंगाल एंड मद्रास प्रेसिडेंसी में 1817 से ब्रिटिशर्स के टाइम से चलती आ रही है। इनफैक्ट 1925 में मद्रास हिंदू रिलीजियस एंडोमेंट एक्ट आया था, जिसने पहली बार ये कहा कि हम हिंदू रिलीजियस टेम्पल्स को या हिंदू टेम्पल्स को यहाँ पे मैनेज करेंगे। सिर्फ तमिलनाडु नहीं, कर्नाटका, आंध्रा, तेलंगाना, केरला, महाराष्ट्र, उड़ीसा, हिमाचल, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान ने इस तरह के लेजिस्लेशंस टाइम टू टाइम पुट किए। इनफैक्ट अभी आपने देखा उत्तराखंड ने भी देवासम बोर्ड के थ्रू टेम्पल मैनेजमेंट जो है वो ले लिया है। अब यहाँ पे ये लॉज ऐसे होते हैं जो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज बनाते हैं इन टेम्पल्स की, टेम्पल के फंक्शंस, टेम्पल के अपॉइंटमेंट्स, टेम्पल का काम करना, ट्रस्टीज, बजट, ये सारी की सारी चीजें जो हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के पास रहती हैं। यहाँ पे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स होते हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं जो टेम्पल को ओवरसी करते हैं, मैनेज करते हैं। इनफैक्ट यहाँ पे एक बड़ी दिक्कत आ जाती है कि टाइम टू टाइम इस तरह के लॉज को क्वेश्चन किया गया है। अगर आप बात करें अपने आर्टिकल की 25 की, 26 की, तो वहाँ क्लियरली मेंशन है कि आपके पास रिलीजियस राइट है अपनी रिलीजियस प्रॉपर्टी को मैनेज करने का, अपने रिलीजन को फॉलो करने का। लेकिन यहाँ पे अगर स्टेट कंट्रोल कर रहा है इस तरह के रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी के अगेंस्ट जाता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया, आर्टिकल 25 क्लियरली कहता है कि फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस है, फ्री प्रोफेशन है, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन। लेकिन यहाँ पे एक बात ये आ जाती है कि आर्टिकल 25(2) भी इस पे एक रिस्ट्रिक्शन लगाता है। आर्टिकल 25(2) ये कहता है कि जहां पे स्टेट को लगेगा वहां पे स्टेट इस तरह का लॉ बना सकता है किसी भी तरह के इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, पॉलिटिकल या सेकुलर एक्टिविटी को रेगुलेट और रिस्ट्रिक्ट करने के लिए। और इसी के चलते मद्रास में, उत्तराखंड में आपने देखा मद्रास का जो एक्ट है, यानी जो तमिलनाडु का एक्ट है, उत्तराखंड है, राजस्थान है, इस तरह के एक्ट्स जो हैं वो जगह जगह पास किए गए हैं। यहाँ पे बात यह है कि सोशल वेलफेयर होगा। अगर टेम्पल्स को रिफॉर्म करना है, टेम्पल्स में किसी भी तरह की हायरार्की को खत्म करना है, तो फिर यहाँ पे ये आर्टिकल 25 क्लॉज 2 के तहत गवर्नमेंट जो है वो, स्टेट जो है वो कंट्रोल ले सकती है टेम्पल्स का। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे आर्टिकल 26 इसके जस्ट ऑपोजिट आएगा। वो कहता है कि जो भी रिलीजियस अफेयर हैं वो उनको आप मैनेज कर सकते हैं बिना किसी हस्तक्षेप के, सरकार उसमें नहीं इंटरफेयर करेगी। लेकिन यहाँ पे भी एक रिस्ट्रिक्शन आ जाता है कि पब्लिक ऑर्डर, मॉरलिटी और हेल्थ, ये 3 चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको अपने टेम्पल्स आप मैनेज कर सकते हैं। आपके पास राइट है, फंडामेंटल राइट है कि आप टेम्पल स्टैब्लिश करें, मेंटेन करें। आपके पास फंडामेंटल राइट है कि आप अपने मैटर ऑफ रिलीजन को खुद देखें, इमूवेबल प्रॉपर्टी ओन करें या एडमिनिस्टर करें किसी भी प्रॉपर्टी को इन अकॉर्डेंस विद लॉ। जैसा स्टेट लॉज अलाउ करते हैं प्रॉपर्टी मैनेज करने का, वैसे आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे 2 बातें आती हैं कि स्टेट इंटरवेंशन के बेनिफिट्स क्या हैं और स्टेट इंटरवेंशन के इश्यूज क्या हैं। देखो बेनिफिट्स ऑब्वियसली ये होंगे, सोशल रिफॉर्म हो जाएगा, किसी भी तरह का हायरार्की नहीं होगी, किसी भी तरह का कास्टिज्म नहीं देखा जाएगा। सेकुलरिज्म बेसिकली कहता है कि रिजिड सेपरेशन नहीं है स्टेट एंड रिलीजन का भारत में। हमारे यहाँ पे आपने देखा, हमारा सेकुलरिज्म ये कहता है कि कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिंसिपल्ड डिस्टेंस है, जहां पे स्टेट जो है वो पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ और मोरालिटी के चलते
रेगुलेट कर सकता है रिलीजन को। तो रेगुलेशन ऑफ रिलीजन जो है वो अलाउड है। तो यहाँ पे इसी तरह का रेगुलेशन जो है वो अलाउ है। साथ ही साथ हर सेक्शन को रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, किसी भी तरह की हेरिडिटरी नहीं होगी, जैसे कि एक कोई प्रीस्ट है तो उसका बेटा ही प्रीस्ट बनेगा, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे गवर्नमेंट जो अपॉइंट करेगी प्रीस्ट को। इसी के चलते आपने देखा बहुत सारे टेम्पल्स में दलित प्रीस्ट भी आए हैं, ठीक है। तो ये एक अच्छी चीज़ है, एक सोशल रिफॉर्म यहाँ पे देखा गया है। अब एफिशिएंट मैनेजमेंट होगा टेम्पल्स का, क्योंकि जब टेम्पल्स स्टेट के अंडर होंगे तो ऑडिटिंग हो पाएगी, प्रॉपर बजट यूटिलाइजेशन हो पाएगा, पैसे की बर्बादी जो है वो नहीं होगी। साथ ही साथ लोकल इकोनॉमी के लिए देखो टेम्पल्स बहुत ज़रूरी होते हैं, साथ ही और लार्ज फंड इनके पास होते हैं। तो ऐसे में अगर गवर्नमेंट ठीक से इनको रेगुलेट करती है तो फिर इकोनॉमी बूस्ट भी होगा, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा किसी भी तरह का, और वुमेन का रिप्रेजेंटेशन भी टेम्पल बोर्ड्स पे आपको दिखेगा। टेम्पल बोर्ड्स गवर्नमेंट बनाती है, तो यहाँ पे वुमेन का भी रिप्रेजेंटेशन दिखेगा। लेकिन देखो कुछ चीज़ें हो जाती हैं यहाँ पे कि एक बड़ी दिक्कत देखी गई है। क्यों? कि पॉलिटिसाइजेशन होता गया है टेम्पल्स का, कल्चरल कैपिटल का इरोजन हुआ है, करप्ट प्रैक्टिसेस देखी गई हैं टेम्पल प्रॉपर्टी के साथ। बहुत बार टेम्पल्स जो हैं वो आर्कियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस से मेंटेन नहीं किए जाते। तो इसके लिए बार बार कहा जाता है कि ये एक फेवरेबल मूव है कि टेम्पल्स जो हैं वो स्टेट कंट्रोल में होने चाहिए, यानी स्टेट जो है वो टेम्पल्स को कंट्रोल करे। लेकिन अगर हम इसके अलावा देखेंगे, इसके कुछ इश्यूज भी आ जाते हैं कि बहुत ज़्यादा इशू ये आ जाते हैं कि कई बार जो स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड होती हैं और टेम्पल्स को अकॉर्डिंगली यूज़ करती हैं, ठीक है, इसीलिए, या वोट बैंक बना के यूज़ करती हैं। तो ये बड़ी प्रॉब्लम आती है, तो इसको यहाँ पे दूर करना होगा। अब हम सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स देखें तो सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है टेम्पल मैनेजमेंट को लेके। सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी कहा है देखो कि पब्लिक टेम्पल्स जो हैं वो बेसिकली ओपन होने चाहिए। त्रिवेंद्रम देवस्थानम बोर्ड में कहा है कि हर कास्ट के लिए ओपन होने चाहिए, ठीक है। पब्लिक टेम्पल्स जो हैं वहाँ के जो प्रीस्ट हैं, बोर्ड मेंबर्स हैं, वो किसी भी कास्ट का पर्सन हो सकता है। इसी तरह से केस आया था रतिलाल केस, वहाँ पे कोर्ट ने क्लियर कहा था कि अगर आप यहाँ पे किसी भी टेम्पल को टेक ओवर करना चाहते हैं, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन को टेक ओवर करना चाहते हैं, तो सरकार को बात मेक श्योर करनी होगी कि वहाँ पे मैल एडमिनिस्ट्रेशन रहा है, फाइनेंशियल मिसमैनेजमेट रहा है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, अगर गवर्नमेंट किसी भी टेम्पल को टेक ओवर कर लेती है इन द परव्यू ऑफ मैल एडमिनिस्ट्रेशन, फिजिकल मिस एडमिनिस्ट्रेशन, मिसमैनेजमेंट, तो वो पर्सन ये नहीं कह सकता कि आप मेरा 26 क्लॉज बी जो है वो हैम्पर कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट को दिख रहा है कि आप करप्ट प्रैक्टिसेस कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट चाहे तो फिर वो टेम्पल्स को टेक ओवर कर सकती है। इसी तरह से शिरूर मठ केस में एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस का डॉक्ट्राइन जो है वो इवॉल्व किया गया था, और ये कहा गया था कि टेम्पल्स एसेंशियल पार्ट है या नहीं है, या मॉस्क एसेंशियल पार्ट है या नहीं है, इसके अकॉर्डिंग डिसाइड किया जाएगा कि वेदर अगर आप देखें कि गवर्नमेंट जो है या स्टेट जो है वो टेम्पल को कंट्रोल करेगी या नहीं करेगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हो जाती हैं। तो यहाँ पे क्लियर कोर्ट ने कहा है कि एसेंशियल पार्ट है रिलीजन का, तो इसलिए सबको रिलीजियस अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, और सबको रिलीजियस अपॉर्चुनिटी तभी मिलेगी जब यहाँ पे इक्वालिटी प्रैक्टिस होगी, और इक्वालिटी प्रैक्टिस तभी होगी जब स्टेट टेम्पल्स को अपने कंट्रोल में रखेगा। इसी तरह से केरला पद्म स्वामी टेम्पल केस में भी क्लियरली कोर्ट ने कहा कि ट्रिवेंकोल रॉयल फैमिली के पास पूरे राइट्स हैं कि वो इस टेम्पल को मेंटेन कर सकती है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये हो जाती है कि टेम्पल मेंटेनेंस में स्टेट जो है वो मेक श्योर करे कि जब वो उस टेम्पल को मेंटेन कर रही है तो वहाँ पे करप्शन जैसी चीज़ें ना देखी जाए। तो इंपॉर्टेंट सारी चीज़ें यहाँ पे रहती हैं। आगे हमें टॉपिक देखना है OCI का, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड का। सेंटर ने कुछ नॉर्म्स जो है इसके रीइश्यूएंस के वो रिलैक्स कर दिए, तो देखना है कि OCI में क्या क्या चेंजेस आए हैं। देखो करंटली क्या होता है, OCI को रीइश्यू करना पड़ता है जितनी बार एक नया पासपोर्ट जो है वो बनता है। यानी कोई भी पर्सन अगर 20 साल तक की एज का है और 20 साल तक की एज में वो लेटेस्ट से उसने 3 बार उसने पासपोर्ट रिन्यू करा लिया, नया पासपोर्ट उसका बना, तो फिर तीनों बार OCI इशू करना होगा। सिमिलरली अगर 50 ईयर्स प्लस का है तब भी उसको बार बार करना होगा, क्योंकि कहा जाता है कि बायोलॉजिकल चेंजेस आ जाते हैं फेस में एप्लीकेंट के, इसलिए एक नया OCI जो है प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के साथ या प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस के साथ सरकार जो है इशू करती है। इस चीज़ को अब खत्म किया जा रहा है। यहाँ पे OCI कार्ड को सिर्फ एक बार रीइशू करना पड़ेगा जब उसकी एज 20 साल से ज़्यादा की हो जाएगी। लेटेस्ट से 20 ईयर्स तक की एज में 3-4 बार उसने पासपोर्ट बनवा लिया, पासपोर्ट की रीप्रिंटिंग हो गई, तो उसको OCI बार बार इशू नहीं कराना पड़ेगा। जैसे ही वो 20 ईयर्स की एज को क्रॉस करेगा तब उसको एक नया OCI जो है फ्रेश
एप्लीकेशन के साथ इशू करना पड़ेगा, बाकियों के लिए ये लिमिटेशन नहीं रहेगी। तो इंपॉर्टेंट बात हो जाती है, ओसीआई देख लेते हैं, ओसीआई कार्ड होल्डर कौन होते हैं। देखो सेक्शन 7A ऑफ सिटीजनशिप एक्ट 1955 कहता है कि कोई भी फॉरेन नेशनल, ठीक है, अगर वो एलिजिबल है इंडिया का सिटीजन होने का 26 जनवरी 1950 तक, मतलब अगर वो इंडिया का सिटीजन था, या उसका चाइल्ड या ग्रैंड चाइल्ड या ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड उसका उसका मतलब उसका वो सिटीजन है, उसके फादर, उसके ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर जो है वो भारत के सिटीजन रहे हैं, उसकी स्पाउस जो है वो सिटीजन ऑफ इंडिया है, और या फिर ओसीआई होल्डर है विद सर्टेन कंडीशंस, तो इस केस में उस पर्सन को ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया मान लिया जाएगा। लेकिन जब आप ओसीआई देंगे तो आप ओसीआई पाकिस्तान, बांग्लादेश के लोगों को नहीं देंगे, या फिर कोई और कंट्री जो सेंट्रल गवर्नमेंट समय समय पे बाढ़ रखे। अब देखो ओसीआई के बेनिफिट्स क्या है। अगर कोई भी पर्सन है वो भारत के बाहर रहता है, वो जितनी बार भारत आता है उसको बार बार वीजा अप्लाई करना पड़ता है, तो ओसीआई के साथ क्या लाइफ लॉन्ग वीजा मिलेगा किसी भी पर्पस में के लिए भारत में आने के लिए। उसको किसी भी तरह का रजिस्ट्रेशन नहीं करना पड़ेगा। जैसे आप देखते हैं कि एक फॉरेन रजिस्ट्रेशन ऑफिस होता है। अगर कोई पर्सन कोई नॉन इंडियन इंडिया में रहता है तो उसे बार बार फॉरेन रजिस्ट्रेशन ऑफिस जाके अपना लेंथ ऑफ स्टे बताना पड़ता है कि मैं कहाँ हूँ, कितने समय से रह रहा हूँ, मेरा वीजा एक्सपायर हो गया, रिन्यू कर दो। तो इसके लिए उसको ये सारी डिटेल्स नहीं देनी पड़ती, रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं पड़ती। इनफैक्ट कहा जाता है कि ओसीआई को अब पैरिटी लाई जा रही है ओसीआई के साथ एनआरआईज की। फाइनेंशियल बेनिफिट्स, इकोनॉमिक बेनिफिट्स, एजुकेशनल बेनिफिट्स, ये सब ओसीआई कार्ड होल्डर्स को मिल जाते हैं। इंटर कंट्री एडॉप्शन है इंडियन चिल्ड्रन का, ये आपको मिल जाएगा। देन उसके बाद अगर आप कोई प्रोफेशनल डिग्री कर रहे हैं, ओसीआई कार्ड होल्डर है, तो आपको ये बेनिफिट्स, डॉक्टर, डेंटिस्ट, नर्स, एडवोकेट्स के बेनिफिट्स मिल जाएंगे। कोई भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एग्जाम के लिए, ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट के लिए आप अपियर हो रहे हैं, एलिजिबल हैं, तो ये बेनिफिट भी आपको ओसीआई होल्डर को मिलेंगे। यहाँ पे जितने भी इंडियन नेशनल्स हैं उनके साथ पैरिटी की जाएगी एयर फेयर में, डोमेस्टिक ट्रैवल में, ठीक है, वो उनको वही फीस दी जाएगी उनसे जो एक इंडियन से ली जाती है। यूजुअली आप देखेंगे कि फॉरेनर्स के लिए ज़्यादा फी कई बार होती है ऐसी जगहों पे। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जा रहे हैं, नेशनल मॉन्यूमेंट जा रहे हैं, म्यूजियम जा रहे हैं, तो सिमिलरली एट पार आपको लाया जाएगा एनआरआई और इंडियन के। तो इन दोनों का एक कॉन्फ्रेंस यहाँ पे ड्रॉ किया जा रहा है ओसीआई कार्ड होल्डर के लिए। लेकिन अभी भी कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं। देखो ओसीआई कार्ड होल्डर जो है उसके पास बहुत सारे बेनिफिट्स है, लेकिन ऑलमोस्ट सब बेनिफिट्स नहीं है। उसको स्पेशल परमिशन चाहिए अगर कोई रिसर्च वर्क वो इंडिया में कर रहा है, कोई इंटर्नशिप कर रहा है, किसी डिप्लोमेटिक मिशन में पोस्टेड है, फॉरेन गवर्नमेंट के साथ इंडिया में काम कर रहा है, तो भारत सरकार से पूछना पड़ेगा। किसी भी तरह का मिशनरी, माउंटेनियरिंग, जर्नलिज्म का काम अलाउड नहीं है। तबलीगी एक्टिविटीज में वो नहीं आ सकता है। परमिट और एरियाज और रेस्ट्रिक्टेड एरियाज में वो ट्रैवल नहीं कर सकता है। यहाँ पे प्रोटेक्टेड एरियाज में और रेस्ट्रिक्टेड एरियाज में ट्रैवल नहीं कर सकता है। वोट नहीं कर सकता, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट को होल्ड नहीं कर सकता, और किसी भी तरह की पब्लिक सर्विस में अपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं है। यूपीएससी जैसे एग्जाम्स वो नहीं दे सकता ओसीआई कार्ड होल्डर। तो इतना ही जानना था करंट अफेयर्स की इस पॉलिटी गवर्नेंस के आज के सेट में। अगले सेट में आगे के टॉपिक्स डिस्कस करेंगे और इस सीरीज को जल्दी खत्म करेंगे। आशा करता हूँ टॉपिक्स आपको अच्छे लगे होंगे, समझ में आए होंगे। यूपीएससी आईएएस प्रीकम मेंस के स्मार्ट कोर्सेज हमारे अवेलेबल हैं फ्लैट 50% डिस्काउंट के साथ। studyIQ.com में हमारे ऐप से परचेज कर सकते हैं। मिलते हैं अगले ऐसे की सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।